कार्बन। आज हम बात करेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, क्लास 10 का केमिस्ट्री का चैप्टर। कार्बन जिससे हम सब बने, एवरी लिविंग स्ट्रक्चर इट इज मेड अप ऑफ कार्बन। कार्बन अर्थ में मिनरल्स की फॉर्म में मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में एटमॉस्फेयर में मिलता है। जितने भी लिविंग स्ट्रक्चर्स हैं सभी कार्बन बेस्ड है। इट इज अ वर्सेटाइल एलिमेंट, हर एक के साथ में एडजस्ट कर लेता है, किसी भी कंडीशन में किसी भी सूरत में हम कह सकते हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं कि देखो वो पर्सन कितना वर्सेटाइल है, मतलब वो पर्सन हर किसी के साथ में बहुत इजीली एडजस्ट करता है। इसी तरीके से कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो कि पीरियोडिक टेबल में 14th ग्रुप में एग्जिस्ट करता है, और 14th ग्रुप में होने की वजह से इसके आउटरमोस्ट शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। एटॉमिक नंबर 6 है। कार्बन के न्यूक्लियस के अंदर 6 प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं बिकॉज इट्स एटॉमिक नंबर इज 6 एंड एटॉमिक नंबर इट इज प्रोटॉन्स ही एटॉमिक नंबर को बताते हैं कि अगर 6 प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं तो एटॉमिक नंबर भी 6 होगा। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं किसी भी न्यूट्रल एटम के अंदर। तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो प्रेजेंट है कार्बन में, दे आर आल्सो 6। तो आउटरमोस्ट शेल के अंदर अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं तो बनेगा फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड सेकेंड शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब कार्बन क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटरमोस्ट शेल के अंदर, सो इट इज वेरी अनस्टेबल। स्टेबिलिटी लाने के लिए क्या करेगा? स्टेबिलिटी लाने के लिए इसको 4 और इलेक्ट्रॉन्स की नीड है, जिससे कि 8 इलेक्ट्रॉन्स आउटरमोस्ट शेल में हो जाए और एक स्टेबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर ले। अब उसके लिए या तो ये इलेक्ट्रॉन्स को देगा या इलेक्ट्रॉन्स लेगा, ठीक है। अब ये ना तो इलेक्ट्रॉन दे सकता है, क्योंकि अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन देता है तो इसके पास में 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे आउटरमोस्ट शेल के अंदर। बहुत मुश्किल है न्यूक्लियस के 6 प्रोटॉन्स को ये 10 इलेक्ट्रॉन्स होल्ड करना, मतलब 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर अपने आप संभालना उनको। तो इसलिए कार्बन कभी भी 4 इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता। इसी तरीके से अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन देता है तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी की नीड होगी 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए। तो इसलिए कार्बन ना तो इलेक्ट्रॉन ले सकता है ना दे सकता है। कार्बन करेगा क्या? कार्बन इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए, इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर लेगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेगा दूसरे कार्बन एटम्स के साथ या दूसरे एलिमेंट्स के एटम्स के साथ। जैसे हाइड्रोजन के साथ में कर लेगा, ऑक्सीजन के साथ में करेगा, नाइट्रोजन के साथ कर सकता है, क्लोरीन के साथ में कर सकता है। मतलब उन इलेक्ट्रॉन्स के साथ में, उन एटम्स के साथ में शेयरिंग करेगा जो उसकी नीड को, उसकी जरूरत को पूरा कर सके, मतलब उसको सेटिस्फाई कर सके, उनके साथ में ये शेयरिंग करेगा। ऐसा नहीं है कि कार्बन सोडियम के साथ में कर लेगा शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स की, नहीं कर सकता। क्योंकि कार्बन क्या है, कार्बन जब भी शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की वो हमेशा होती है नॉन मेटल के बीच में। और नॉन मेटल के बीच में जब शेयरिंग होती है तो इस टाइप के शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम जो नाम देते हैं दैट इज नोन एज द कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि बॉन्ड्स 2 टाइप्स के होते हैं, दैट इज द आयनिक बॉन्ड एंड द कोवेलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड जो होते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच में बाय द गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड कोवेलेंट बॉन्ड व्हिच आर फॉर्म्ड बिटवीन दी 2 और मोर देन 2 नॉन मेटल्स, ठीक है। अच्छा, तो डेफिनेशन क्या होगी कोवेलेंट बॉन्ड की? कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन होगी दैट इज द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पेयर्स बिटवीन 2 एटम्स इन अ मॉलिक्यूल व्हिच इज नोन एज द कोवेलेंट बॉन्ड। जस्ट लाइक कार्बन, कार्बन की ही तरह से दूसरे एलिमेंट्स भी हैं, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, इनके एटम्स भी कोवेलेंसी शो करते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड शो करते हैं। अब कोवेलेंट बॉन्ड होते कितने टाइप के हैं? कोवेलेंट बॉन्ड 3 टाइप्स के होते हैं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। जब सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं बिटवीन 2 एटम्स, एक मॉलिक्यूल के अंदर अगर 2 एटम सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं तो हम कहते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। इसी तरीके से अगर एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 एटम्स 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं तो हम कहते हैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड। उसी तरीके से अगर एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 एटम्स 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं तो हम कहते हैं ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। अब देखो यहाँ पर हम अगर बात करते हैं हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1,
मतलब सिंगल प्रोटॉन इज प्रेजेंट इन इट्स न्यूक्लियस। आउटर मोस्ट शेल के अंदर भी सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। तो स्टेबिलिटी के लिए उसे क्या करना होगा, क्योंकि फर्स्ट शेल जो के शेल है उसमें मैक्सिमम नंबर जो आ सकते हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन्स ही आ सकते हैं। स्टेबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अगर हम सिंगल शेल है तो 2 इलेक्ट्रॉन शुड बी नेसेसरी। अब क्या करेगा, अब इसके पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, क्या करेगा, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है तो इसके पास कुछ भी नहीं बचा। अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसे दे देता है तो इसके पास कुछ नहीं बचा। क्या करेंगे, दोनों कहेंगे हम एक दूसरे के साथ फ्रेंडशिप कर लेते हैं, हम आपस में ही अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेते हैं। जब हम इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे तो हमारी दोनों की नीड, हमारी दोनों ही हम सेटिस्फाई हो जाएंगे। तो हम जब भी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, बहुत ही सिंपल तरीका है बनाने का। हमने 2 सर्कल्स बनाए, 2 सर्कल्स में क्योंकि 2 एटम्स हैं और 2 एटम्स हैं तो हम 2 सर्कल बनाएंगे। अगर यहाँ पर 3 एटम होते तो हम 3 सर्कल बना देते, 4 होते तो 4 बना देते। क्योंकि यहाँ पर 2 ही प्रेजेंट है तो हमने 2 सर्कल्स बनाए, दोनों में हमने एक एक हाइड्रोजन को रखा और दोनों के ही इलेक्ट्रॉन्स को हमने बिल्कुल बीचों बीच इस तरीके से रखा कि इन दोनों को, अगर हम यहाँ पर इस सर्कल को देखेंगे तो इसके पास में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और अगर हम इस सर्कल को देखते हैं तो इसके पास में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। तो बिकॉज शेयरिंग ऑफ 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अकर्स ओवर हियर, तो इसलिए जो बॉन्ड बनेगा वो बनेगा सिंगल कोवेलेंट। वैसे ही यहाँ पर सल्फर है, सल्फर के में 8 सल्फर एटम प्रेजेंट होते हैं ना, सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर। अब ये जो 8 एटम्स हैं एक ही घर के अंदर सल्फर के, ये आपस में एक दूसरे के साथ में एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट कैसे करेंगे, ये अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के साथ में शेयर कर लेंगे। और ये जो 8 मेंबर है सल्फर के जो सिंगल सल्फर मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है, ये अपने आप को एक क्राउन शेप स्ट्रक्चर में अपने आप को अरेंज करते हैं। लेकिन जब हम इनका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम ये 8 सर्कल्स बना देते हैं 8 सल्फर एटम्स के लिए। और ये जो 8 सल्फर एटम्स हैं इसमें अगर हम बनाते हैं तो आउटर मोस्ट में प्रेजेंट होता है कितने, आउटर मोस्ट शेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि सल्फर आता है 16th ग्रुप के अंदर। ऑक्सीजन के ठीक नीचे सल्फर आता है और सल्फर में प्रेजेंट होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। अब सल्फर में क्योंकि 8 एटम्स प्रेजेंट है विद इन अ सिंगल मॉलिक्यूल, तो सबको एक दूसरे के साथ में एडजस्ट करना है। तो एक सल्फर 2 सल्फर एटम के साथ में एडजस्ट करता है, हर सल्फर 2 सल्फर एटम्स के साथ में एडजस्ट करेगा। देखो इस सल्फर एटम ने एडजस्ट किया इसके साथ में और इसके साथ, इस सल्फर ने किया इसके साथ और इसके साथ। एडजस्टमेंट का मतलब होता है बॉन्डिंग करना। तो एक सल्फर एटम की 2 सल्फर एटम्स के साथ में बॉन्डिंग होती है। और जब 2 सल्फर एटम्स के साथ में बॉन्डिंग होती है तो सल्फर को क्योंकि 2 ही इलेक्ट्रॉन्स की नीड होती है फॉर द स्टेबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, तो सल्फर क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा और एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा। अब देखो अगर हम ये वाला सर्कल देखते हैं तो 4 + 2 + 2 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ये सल्फर सेटिस्फाइड। इसको देखेंगे, ये वाला सर्कल हम देखेंगे तो 4 + 2 + 2 8 इलेक्ट्रॉन सेटिस्फाइड। हम इस सर्कल को देखेंगे 4 + 2 + 2 8 इलेक्ट्रॉन सेटिस्फाइड। तो यहाँ पर क्या बना, यहाँ पर बना सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की एक और प्रॉपर्टी होती है कि सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। नॉर्मली हम जब कोवेलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड की के बीच में डिफरेंस देखते हैं तो आयनिक बॉन्ड दे आर मच स्ट्रॉन्गर देन द कोवेलेंट बॉन्ड, लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड भी अगर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है इट इज ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, अब डबल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड के लिए हम एग्जांपल लेंगे ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन सल्फर के ठीक ऊपर आता है इन द पीरियोडिक टेबल, दैट इज इन द 16th ग्रुप। एटॉमिक नंबर है 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 6, इसका मतलब आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। और जब आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की नीड है स्टेबिलिटी के लिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स की। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएंगे, क्योंकि मैंने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात की है, यहाँ पे मैंने लिखा है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मतलब है कि ये 2 ऑक्सीजन एटम आपस में बॉन्डिंग करके एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनाएंगे। अब सल्फर के आउटरमोस्ट शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो आयनिक बॉन्ड भी तो बना सकता है ये, लेकिन नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा आयनिक बॉन्ड, क्योंकि आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए इसे मेटल के साथ बॉन्डिंग करनी पड़ेगी।
अब मेटल के साथ अगर ये बॉन्डिंग करता है तब तो ये आयनिक बॉन्ड बनाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसे मेटल से मिल जाएंगे। जैसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ में बॉन्डिंग करता है तो मैग्नीशियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे देता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। पर यहाँ पर तो बॉन्डिंग है बिटवीन 2 ऑक्सीजन एटम्स विद इन अ मॉलिक्यूल। तब क्या करेगा, तब यहाँ पर बनेगा कोवेलेंट बॉन्ड, यहाँ पर होगी शेयरिंग। देखो अगर हम यहाँ पर ऑक्सीजन को देखेंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर देखेंगे तो 6 हैं। दोनों ने क्या किया, अपने 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए एक दूसरे के साथ। अब जब शेयर कर लिए तो अगर हम ये वाला सर्कल देखते हैं, ये वाला सर्कल, तो देखो 4 + 4 8 इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम ये वाला सर्कल देखते हैं तो 4 + 4 8 इलेक्ट्रॉन्स। दोनों के ही आउटर मोस्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, मतलब इन दोनों ने ही स्टेबिलिटी को अटेन कर लिया। अब अगर हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, अब देखो यहाँ पर तो अभी तक मैंने हाइड्रोजन बताया, 2 एटम्स ऑफ सिंगल एलिमेंट दैट इज हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। अब यहाँ पर ये कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल है। तो कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल का मतलब हो गया कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन है यहाँ पर, ये 2 ऑक्सीजन एटम्स के साथ में इसने बॉन्डिंग की है, फ्रेंडशिप की है। अब ऑक्सीजन को भी 2 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है, आउटरमोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है आउटरमोस्ट शेल के अंदर। कार्बन को भी 4 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है क्योंकि आउटरमोस्ट शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। अगेन इस ऑक्सीजन को भी 2 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है। क्या करेगा कार्बन, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ शेयर करेगा और 2 इलेक्ट्रॉन्स इस ऑक्सीजन के साथ में शेयर करेगा। अब अगर हम ये वाला सर्कल देखेंगे तो देखो 4 + 4 8 इलेक्ट्रॉन्स आउटरमोस्ट शेल में ऑक्सीजन के। हम इस सर्कल को देखेंगे, कार्बन के अंदर 4 + 4 8 इलेक्ट्रॉन्स आउटरमोस्ट शेल के अंदर। यहाँ देखेंगे तो ऑक्सीजन के पास में भी 4 + 4 8 इलेक्ट्रॉन्स आउटरमोस्ट शेल के अंदर। इसका मतलब क्या हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन्स की जब भी शेयरिंग होती है तो बॉन्ड बनता है डबल बॉन्ड। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग है, बॉन्ड बनेगा डबल बॉन्ड। यहाँ पर भी 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग है, बॉन्ड बनेगा डबल बॉन्ड। तो सिंपल सा है, अगर सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी तो बॉन्ड बनता है सिंगल, और 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी तो बॉन्ड बनता है डबल बॉन्ड। अब जो तीसरा टाइप का बॉन्ड है कोवेलेंट बॉन्ड, दैट इज द ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में हम एग्जांपल लेते हैं नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, मतलब कि नाइट्रोजन के 2 एटम विद इन अ सिंगल मॉलिक्यूल। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा 2 5। इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है। सेम केस हो गया ऑक्सीजन वाला, ऑक्सीजन को भी 2 इलेक्ट्रॉन्स की नीड थी, आयनिक भी बना सकता था, कोवेलेंट भी बना सकता था, पर आयनिक कब बनाता, जब मेटल के साथ में जुड़ता। सेम नाइट्रोजन के साथ में भी वही कहानी है। क्या कहानी है कि नाइट्रोजन अगर मेटल के साथ में जुड़ता है तो बनाएगा ये आयनिक बॉन्ड, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा। लेकिन यहाँ पर तो फ्रेंडशिप किस किस के बीच में है, यहाँ पर तो बॉन्डिंग है 2 नाइट्रोजन एटम्स की बिटवीन अ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन्स की ही नीड है फॉर द प्रॉपर स्टेबिलिटी। तो यहाँ पर 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई तो बॉन्ड क्या बना नाइट्रोजन के बीच में, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो अब बात आती है कि कोवेलेंसी क्या है। कोवेलेंट बॉन्ड हमने पढ़ लिया, कोवेलेंट का मतलब हो गया म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नाउ व्हाट इज कोवेलेंसी। कोवेलेंसी का मतलब हो गया जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करता है एक एटम फॉर म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज नोन एज द कोवेलेंस। मतलब कि जैसे अगर हम नाइट्रोजन को देखते हैं तो नाइट्रोजन में क्या है, यहाँ पर एक नाइट्रोजन ने 3 इलेक्ट्रॉन्स की का कंट्रीब्यूशन किया है टू अटेन द नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। तो कोवेलेंसी इस नाइट्रोजन की कितनी हुई 3 और इस नाइट्रोजन की भी 3। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विच आर यूज्ड फॉर द शेयरिंग, दैट इज नोन एज द कोवेलेंसी ऑफ दैट एटम ऑफ एन एलिमेंट। अब जो कुछ और स्ट्रक्चर्स जो इंपॉर्टेंट है हमारे सिलेबस में, दैट इज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। देखो यहाँ पर वाटर का स्ट्रक्चर क्या है, 2 हाइड्रोजन एटम कंबाइन करते हैं एक सिंगल ऑक्सीजन एटम के साथ। इसका मतलब एक ऑक्सीजन ने 2 हाइड्रोजन एटम्स के साथ में फ्रेंडशिप की। अब क्या करेगा ये, 2 हाइड्रोजन एटम्स के साथ में अगर ये फ्रेंडशिप करेगा, इसका मतलब बराबर बराबर, दोनों बराबर बराबर का मतलब है इसके साथ में भी उतने ही इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा जितने इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ शेयर करेगा। कोई भी ये बायसनेस नहीं दिखा सकता।
अब ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है। क्या करेंगे ये क्या करेंगे, हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ये हाइड्रोजन भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और ऑक्सीजन दोनों के साथ 1-1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। मतलब कि जो हमारा बॉन्ड बना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में वो बना सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, एंड दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इट इज नोन एज लेविस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इसे हम लेविस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं। बिल्कुल वैसे ही नाइट्रोजन का बनेगा। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में प्रेजेंट है 5 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। हाइड्रोजन के साथ में 3 हाइड्रोजन एटम्स के साथ में ये कंबाइन करेगा। अब जब ये 3 हाइड्रोजन एटम्स के साथ में कंबाइन करेगा तो तीनों के साथ में ही ये 1-1 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेगा। तीनों के साथ 1-1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, क्योंकि अगर ये तीनों के साथ 1-1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग नहीं करेगा तो क्या होगा, नाइट्रोजन अनस्टेबल हो जाएगा। इसलिए जो स्ट्रक्चर हमारा बनेगा वो क्या बनेगा, तीनों हाइड्रोजन के साथ में सिंगल बॉन्ड बनाएगा और इस स्ट्रक्चर को भी हम कहते हैं लेविस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, लेविस डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये तो हो गए हमारे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब बात आती है कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज क्या है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो ये है कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उन सब का, या हम ये कह सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत लो होता है, क्योंकि इनके बीच में बहुत वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में वीक होते हैं, इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट लो होता है इन कंपैरिजन टू द आयनिक बॉन्ड्स। आयनिक बॉन्ड्स में स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, इसलिए उनके बीच में जो बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। जैसे सोडियम क्लोराइड, अगर हम उसको ब्रेक करना चाहें, सोडियम क्लोराइड के बीच के बॉन्ड्स को ब्रेक करना चाहें, इजीली हम ब्रेक नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देखते हैं तो इनके बीच के बॉन्ड्स को हम इजीली ब्रेक कर सकते हैं। बहुत सारे कार्बन कंपाउंड्स पुअर कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, क्योंकि कार्बन कंपाउंड्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फ्री आयंस प्रेजेंट नहीं होती। अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स और फ्री आयंस प्रेजेंट क्यों नहीं होती, क्योंकि ये शेयरिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की, आयंस तो बनाते नहीं। अगर ये आयंस बनाते तो इनमें भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती थी, लेकिन क्योंकि फ्री आयंस प्रेजेंट नहीं होते, शेयरिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की, तो इसलिए इनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो सकती है। एक और टॉपिक है कि कार्बन बहुत सारे तरीकों से एग्जिस्ट करता है, वर्सेटाइल नेचर है कार्बन का। कार्बन लिविंग फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, कार्बन प्लांट्स में, एनिमल्स में, हर लिविंग बीइंग में, अर्थ क्रस्ट में भी प्रेजेंट होता है। तो कार्बन प्रेजेंट होता है 3 और अलग अलग फॉर्म्स में, या हम ये कह सकते हैं कि कार्बन 2 या 2 से ज्यादा फॉर्म्स में अलग अलग एग्जिस्ट करता है, जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज टोटली डिफरेंट होती हैं, लेकिन उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज मोर और लेस सेम होती है, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं, कार्बन की इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एलोट्रॉपी। एलोट्रॉप्स का मतलब होता है कि कार्बन जनरली, हम ये भी कह सकते हैं कि कार्बन जनरली 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एक होता है उसका एमॉर्फस फॉर्म और दूसरा होता है एलोट्रॉपिक फॉर्म, या क्रिस्टलाइन फॉर्म और एमॉर्फस फॉर्म। दो एलोट्रॉपिक फॉर्म्स होते हैं, एक होती है क्रिस्टलाइन और दूसरी होती है एमॉर्फस फॉर्म। जो क्रिस्टलाइन फॉर्म है वो होती है डायमंड और ग्रेफाइट की फॉर्म में, और जो एमॉर्फस फॉर्म होती है वो होती है कोल और चारकोल की फॉर्म में, या लैम्प ब्लैक की फॉर्म में। कोल चारकोल मतलब कोयला हो गया, लैम्प ब्लैक जैसे हम कैंडल के ऊपर, अगर हम जलती हुई कैंडल के ऊपर अगर हम उल्टा करके कुछ भी यूटेंसिल, कोई भी बर्तन रख देते हैं तो एक ब्लैक कलर का कंपाउंड, वहां पे ब्लैक कलर का स्ट्रक्चर सा बन जाता है, तो उसको हम लैम्प ब्लैक कहते हैं, ठीक है। तो कार्बन जनरली 2 एलोट्रॉपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब एलोट्रॉप्स की डेफिनेशन मैंने क्या बताई थी अभी, कि एलोट्रॉप्स होते हैं कि वो फिजिकल फॉर्म्स जो कि टोटली प्रॉपर्टीज में एक दूसरे से डिफर करते हैं, लेकिन जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। अब केमिकल प्रॉपर्टीज सेम क्यों है, क्योंकि एटॉमिक नंबर तो सेम है ना, एटॉमिक नंबर तो अलग है नहीं, एटॉमिक नंबर तो वही है, तो इसलिए केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी। पर उनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है, जो उनके बीच में आपस में कॉम्बिनेशन होता है, वो अलग अलग होता है।
अब जब कॉम्बिनेशन अलग अलग होगा तो फिजिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाएंगी। जैसे अगर हम यहाँ पर डायमंड की बात करेंगे तो डायमंड क्या है, डायमंड एक कार्बन एटम अपने चारों तरफ के 4 कार्बन एटम के साथ में जुड़ता है, और 4 कार्बन एटम्स के साथ में जुड़ता है विद द हेल्प ऑफ सिंगल बॉन्ड। तो ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बना लेता है, वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ये। और ग्रेफाइट जो होता है वो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है और लेयर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और लेयर्स की फॉर्म में जब ये प्रेजेंट होता है तो इसे हम कहते हैं हेक्सागोनल एरे, शीट की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। इसी तरीके से जो फुलरीन है, फुलरीन बकमुंस्टर फुलरेंस इसे हमें कहा जाता है, तो ये बकमुंस्टर फुलरेंस, इसमें कार्बन के 60 एटम्स प्रेजेंट होते हैं, और 60 एटम्स जो प्रेजेंट होते हैं वो एक फुटबॉल की शेप में प्रेजेंट है, और फुटबॉल का स्ट्रक्चर है इनका। तो इसलिए इसको हमने बकमुंस्टर, क्योंकि इनको एक साइंटिस्ट थे फुलरेंस, उन्होंने इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था, इसलिए इसका नाम हमने फुलरेंस रखा है, बकमुंस्टर फुलरेंस रखा है। तो कार्बन जनरली जो एग्जिस्ट करता है 2 एलोट्रॉपिक फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, एक है क्रिस्टलाइन फॉर्म और दूसरी है एमॉर्फस फॉर्म। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एलोट्रॉप? एलोट्रॉप की डेफिनेशन होती है कि the property due to which an element exists in 2 or more forms which differ in their physical and some of the chemical properties, which is known as allotropy. Right? अब देखो, इसके बाद में जो इम्पॉर्टेंट है वो क्या है कि डायमंड और ग्रेफाइट के बीच में डिफरेंस क्या है। डायमंड हार्डेस्ट सब्सटेंस है। डायमंड हार्डेस्ट सब्सटेंस क्यों है? क्योंकि डायमंड का मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया कि डायमंड अपने चारों तरफ के 4 कार्बन एटम्स के साथ में जुड़ता है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू जुड़ता है, और सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, इसलिए डायमंड को हम हार्डेस्ट एवर एलिमेंट भी कहते हैं। अब अगर हम इधर ग्रेफाइट को देखते हैं तो ग्रेफाइट क्या है, ग्रेफाइट सॉफ्ट है, स्लिपरी है। ग्रेफाइट अब एक कार्बन एटम 2 अलग अलग कार्बन एटम के 3 कार्बन एटम्स के साथ में जुड़ता है, 2 ये हो गए और तीसरा ये हो गया। वीकर कोवेलेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं बिटवीन दीज 3 कार्बन एटम्स। इन कार्बन एटम्स के बीच में बहुत वीक कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। जो कार्बन है ये एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बना लेता है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर जो शीट्स की फॉर्म में एक दूसरे के साथ में अरेंज होते हैं, वीकर बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है, स्लिपरी होता है, फिसलने वाला होता है। अब फिर से अगर हम इधर आ जाते हैं, डायमंड इट इज कलरलेस एंड ट्रांसपेरेंट, लेकिन ग्रेफाइट क्या होता है, ब्लैक कलर का होता है, ओपेक होता है। जैसे हमारी पेंसिल की लीड होती है ना, जैसे हम पेंसिल का हम हिंदी में सिक्का भी बोलते हैं, इंग्लिश में हम लीड बोलते हैं, इट इज मेड अप ऑफ ग्रेफाइट। ये ब्लैक कलर की होती है, ओपेक होती है, अगर हम उसको देखें, अगर हम उसे तोड़ना चाहें तो बहुत इजीली हम उसे तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है बिकॉज ऑफ द वीकर कोवेलेंट बॉन्ड्स विच इज प्रेजेंट इन बिटवीन द कार्बन एटम्स। कार्बन एटम्स के बीच में जो वीकर कोवेलेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं उनकी वजह से ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है। ठीक, इसके अलावा जो कार्बन डायमंड का जो स्ट्रक्चर होता है वो जनरली हम टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बोलते हैं उसको। हम रेगुलर टेट्राहेड्रॉन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। रेगुलर टेट्राहेड्रॉन का मतलब हो गया कि एक कार्बन अपने चारों तरफ के 4 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ होता है, बता सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, यही बात मैंने थोड़ी देर पहले बताई थी। लेकिन ग्रेफाइट क्या होता है, ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है, हेक्सागोनल एरे कहते हैं इसे, वीकर कोवेलेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं इनमें, और शीट्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। डायमंड नॉन कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन ग्रेफाइट गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। डायमंड नॉन कंडक्टर क्यों है? क्योंकि डायमंड में तो चारों टेट्रावेलेंट कैरेक्टर शो कर रहा है, डायमंड टेट्रावेलेंसी शो कर रहा है, और जब टेट्रावेलेंसी शो करेगा इसका मतलब कि चारों जो वैलेंसीज है फुली सेटिस्फाइड है, कोई फ्री आयन प्रेजेंट नहीं है। लेकिन ग्रेफाइट के अंदर क्योंकि एक कार्बन 3 ही कार्बन एटम के साथ में अटैच है, तो इसका मतलब क्या है, एक जो वैलेंसी है, या हम ये कह सकते हैं कि इसमें फ्री आयंस प्रेजेंट होते हैं, एक कार्बन का जो बॉन्ड है वो फ्री है, तो वहां पर यहाँ पर फ्री आयंस प्रेजेंट होते हैं। फ्री आयंस प्रेजेंट होने की वजह से ग्रेफाइट गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, तो ये हो गया डायमंड और ग्रेफाइट के बीच में डिफरेंस। ग्रेफाइट इट इज अ
एक्सेप्शनल नॉन मेटल, एक्सेप्शन है नॉन मेटल्स में, बिकॉज non metals they are generally poor conductor of electricity, but graphite it is a good conductor of electricity. It is an exception in non metals. Diamond, non metals generally soft होते हैं, but diamond क्या है, diamond hard है, it is an exception. दोनों ही डायमंड और ग्रेफाइट दोनों ही एक्सेप्शन होते हैं नॉन मेटल्स के अंदर, ठीक है। तो इसके बाद में जो आगे के वीडियोस हैं, इसके बाद का जो स्ट्रक्चर है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँ।